Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important personality as a modern feminist thinker, मेरी वोllstonecraft. हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये मुझे इतनी मतलब लगा कि इन पर दोबारा भी बात की जा सकती है. Hence I am there. I am here for you. So Mary Wollstonecraft, she was a philosopher, educator, and founder of modern feminist thought. She had said that I do not wish women to have power over men but over themselves. कितनी बड़ी बात है. और इनके बारे में सबसे ज्यादा रोचक ये है कि ये बात कब हो रही है. 200-300 साल पहले ये बातें ये कर रही थी. देखिए, who was Mary Wollstonecraft? Born in London in 1759. Oh my goodness. 1800 मतलब 1801 भी नहीं हुआ है. 1759. Mary Wollstonecraft rose from a turbulent, financially unstable childhood to become one of the most influential thinkers of the Enlightenment. उनका बचपन अच्छा नहीं था, अनस्टेबल था, और वहां से उठ के वो एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज्यादा प्रभुत्वकारी थिंकर्स में से एक बनी. वर्किंग एज अ गवर्नेस, टीचर एंड राइटर, शी आर्ग्यू डिकेड्स अहेड ऑफ हर टाइम. यही इनको विशिष्ट बनाता है. दशकों पहले सोच रही थी अपने समय से that women's apparent inferiority was not natural but the product of a deficient education. उन्होंने कहा कि जो apparently दिखाई देता है कि जो महिलाएं हैं वो कमतर हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो प्राकृतिक है, बल्कि इसलिए है कि उन्हें प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली है. Her landmark 1792 treatise A Vindication of the Rights of Women remains a founding text of Western feminism. जो 1792 में ये लिखती हैं A Vindication of the Rights of Women, महिलाओं के अधिकारों पे, वो आज भी पश्चिमी जो स्त्रीत्ववाद है उसका एक फाउंडिंग टेक्स्ट माना जाता है, एंड ए फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट फॉर इक्वल रेशनल एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज अलाइक. और इसको एक ऐसा हम फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट मान सकते हैं जो जो ये आर्ग्यू करता है कि लड़कियों और लड़कों को एक समान तार्किक शिक्षा देनी चाहिए. तो 1759 में इनका जन्म होता है. 1792 में ये ओके ये एक अपना लिखती हैं एक आर्टिकल एक किताब के फॉर्म में जो बहुत पॉपुलर होता है और आज भी फाउंडेशनल है, अब इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. इन 1797 में ही अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है. ओके, सो अर्ली लाइफ एंड द मेकिंग ऑफ ए रेडिकल माइंड, कैसे फॉर्मेशन होता है इनका. तो ये 1759 में पैदा हो रही है, सेकेंड ऑफ 7 चिल्ड्रेन. हर फादर्स ड्रिंकिंग एंड वायलेंस टुवर्ड हर मदर शेप्ड हर लाइफ लॉन्ग कंसर्न फॉर वुमेन्स वल्नरेबिलिटी. इनके पिताजी शराब पीते थे और इनकी माँ के संग हिंसा करते थे. उसी ने इनका ये आकार दिया कि विमेन क्यों इतनी वल्नरेबल है. ये थॉट इनके मन में बचपन से था. becomes a lady's companion, takes paid work at 19, one of the few respectable occupations open to unmarried women of her class. मतलब उस समय उनके जमाने में 19 साल की लड़की को जो शादी भी नहीं हुई है जिसकी, और उसको एक ऐसा वर्क मिलना जिसके लिए उसको पे किया जा रहा है, ये बड़ी बात थी. ओपन से स्कूल, बाद में ये 1784 में एक स्कूल खोलती हैं न्यूटन ग्रीन में विद हर सिस्टर्स एंड क्लोज फ्रेंड फैनी ब्लड, एंटरिंग लंदन रेडिकल इंटेलेक्चुअल सर्कल्स. और फिर इससे लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल में इनकी एंट्री होती है और बाद में ये गवर्नेंस बनती हैं और तब राइटर बनती हैं 1787 में. वर्क्स फॉर द किंग्स ब्रो फैमिली इन आयरलैंड, देन मूव्स टू लंदन टू लिव बाय हर पेन अ बोल्ड एक्ट ऑफ सेल्फ सपोर्ट. फिर बाद में ये मतलब राइटर हो जाती हैं. तो ये इनका फॉर्मेशन है. देन राइटिंग अगेंस्ट हर एज, उम्र इतनी कम है और लिख वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं थी. एन एनलाइटनमेंट थिंकर, वोल्स्टनक्रॉफ्ट एब्जॉर्ब द एनलाइटनमेंट स्कोर फेथ इन रीजन, वो तर्क में विश्वास करती थी. देन आस्क्ड व्हाई दैट रीजन वाज डिनाइड टू हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, और फिर वो कहती थी कि आधी मनुष्यत्व को, आधी मनुष्यों को क्यों ये तर्क से विमुख किया जा रहा है. शी मूव्ड इन रेडिकल लंदन क्राई सर्कल्स अलोंगसाइड थॉमस पेन, विलियम ब्लेक एंड पब्लिशर जोसेफ जॉनसन. मतलब कि प्रभुत्वशील लोगों के संग उठ बैठ रही थी. A reply to Edmund Burke, her first major political work of vindication of the rights of women, was a fierce rebuttal to Burke's attack on the French Revolution, published anonymously then under her own name once its success was assured. वो जमाना था कि आप मतलब इस तरह से पब्लिश नहीं कर सकते थे कि एक औरत है वो कुछ लिख रही है पब्लिश हो रहा है. तो पहले ये एनोनिमसली पब्लिश किया गया. ये लिखा क्यों था इन्होंने, जो एडमंड बर्क थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे जिन्होंने मतलब अटैक किया था कि क्यों ये हुआ, फ्रांसीसी क्रांति गलत हुई, तो उसके विरोध में ये लिखती हैं. और बाद में जब इसकी सक्सेस एश्योर हो जाती तब इसको उनका नाम मिलता है. तो गर्ल्स ऑफ वोल्स्टनक्राफ्ट क्लास वर एजुकेटेड फॉर मैरिज नॉट द माइंड अकॉम्प्लिशमेंट्स ओवर रीजनिंग. वो कह रही हैं कि शिक्षा और तर्क
को सबसे ज्यादा प्रमुखता दे रही हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रीफाइड डिबेट अक्रॉस यूरोप अबाउट लिबर्टी, राइट्स एंड सिटीजनशिप। और फ्रांसीसी क्रांति से ही यूरोप में जो है स्वतंत्रता, अधिकारों और नागरिकता के लिए डिबेट शुरू होती है। मैरिड वुमेन हैड नो इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी अंडर इंग्लिश कॉवर्चर्ड लॉ। उस वक्त ऐसा था कि जो मतलब शादीशुदा महिलाएं थी उनको कोई इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनके पति के संग जुड़ी होगी खाली। कंडक्ट बुक्स लाइक रूसोज ईमेल प्रिस्क्राइब डोसिलिटी एंड ऑर्नामेंटल चार्म एज फीमेल वर्च्यूज। और उस वक्त जो बड़ी फेमस किताबें हैं, जैसे रूसो लिखते हैं ईमेल, उसमें जो उन्होंने महिलाओं का वर्णन किया है कि महिला का काम सिर्फ पुरुष को खुश करना है, डोसिलिटी है वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटल चार्म के रूप में है, उसका ये विरोध करती हैं। देन अब इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये 1792 द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ वेस्टर्न फेमिनिस्ट फिलोसफी। वो कह रही हैं रीजन हैज नो सेक्स, तर्क का कोई लिंग नहीं है, माइंड हैज नो जेंडर। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितनी खूबसूरत बातें हैं जो आज भी मनुष्य स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विमेन अपीयर इनफीरियर ओनली बिकॉज दे आर डिनाइड द रिगरस एजुकेशन गिवन टू मेन। वो कह रही है कि लड़कियां, औरतें आपको सिर्फ इसलिए कमजोर दिख रही हैं कि उनको वो शिक्षा मिली ही नहीं है जो पुरुषों को मिल रही है। एजुकेट द सिटीजन नॉट द ऑर्नामेंट। वो कह रही है गर्ल्स आर रेज्ड फॉर ब्यूटी एंड प्लीजिंग मैनर्स नॉट जजमेंट, लीविंग देम डिपेंडेंट, वेन एंड इजीली लेड। वो कह रही हैं कि लड़कियों को बड़ा ही इसलिए किया जा रहा है कि वो खूबसूरत बने, वो एक प्लेन मैनर में बड़ी हों, वो सबको खुश करें, और उनको इसलिए तैयार ही नहीं किया जा रहा है कि वो निर्णय ले सकें, वो आत्मनिर्भर बने एंड ऑल। मैरिजेस पार्टनरशिप, उस वक्त वो बात कर रही है मैरिजेस पार्टनरशिप की, कितनी दूरदृष्टा थी वो कह रही है आर्ग्यूज फॉर कंपेनियनेट मैरिज बिटवीन रेशनल इक्वल्स रादर देन ए रिलेशनशिप ऑफ रूलर एंड डिपेंडेंट। उस वक्त क्या होगा, पति जो है वो पत्नी पर राज कर रहा है, पति जो है वो पत्नी उस पर निर्भर है, तो वो कह रही है कि पार्टनरशिप होनी चाहिए। एंड वर्च्यू इज जेंडरलेस। वो कह रही है द सेम मॉरल स्टैंडर्ड, रीजन, सेल्फ गवर्नेंस, वर्च्यू शुड अप्लाई इक्वली टू मेन एंड वुमेन। आप देख सकते हैं कि इन बातों में कितना दम है। देन इनकी अगर फिलोसफी की बात करें तो एन एजुकेशनल फिलोसफी अहेड ऑफ इट्स टाइम, अपने समय से बहुत पहले के शैक्षिक दर्शन की उन्होंने कल्पना की। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अनइक्वल स्कूलिंग मिलती है, उनको यही उनके सोशल सबॉर्डिनेशन का कॉज है, और यही इनका काम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में भी उतना ही फाउंडेशनल टेक्स्ट बन जाता है जितना कि फेमिनिज्म में। तो कह रही है नेशनल को एजुकेशनल स्कूलिंग होनी चाहिए, रीजन को अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर आप मतलब तवज्जो दीजिए। एजुकेशन शेप्स कैरेक्टर नॉट नेचर, एंड एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप। चूंकि मैं इस पर पहले भी बात करी तो बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से आपकी मैं ज्यादा मदद कर पाऊंगी, और ये इतनी मुझे रोचक लगी कि मुझे इन पर फिर से बात करना जरूरी लगा। देन व्हाट हर आइडियाज मीन फॉर एजुकेशन, वो कह रही है रीजन इज द गोल ऑफ एजुकेशन, कि तर्क ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। सह शिक्षा दीजिए, लड़कों लड़कियों को साथ में पढ़ाइए, है ना। आर्टिफिशियल डिफरेंसेस उनमें क्रिएट हो जाते हैं अगर वो अलग अलग पढ़ते हैं। नर्चर ओवर नेचर की उन्होंने बात की कि अगर उनका पोषण अच्छा मिलेगा, एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा, तो उनकी इन्फीरियोर अनइक्वल अपब्रिंगिंग की वजह से उनमें इन्फीरियोरिटी है, बायोलॉजी की वजह से नहीं है, ये कहा उन्होंने। और एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, वो कह रही है कि स्कूलिंग शुड प्रिपेयर वुमेन टू बी रैशनल, सेल्फ गवर्निंग, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली डिजायरेबल वाइफ्स। और उस वक्त औरतों की दशा क्या थी कि वो सिर्फ अपने पति के लिए डिजायरेबल रहे, दैट्स इट। इसके अलावा वो क्या कह रही हैं, जो जेंडर्ड करिकुला है उसकी आलोचना करेंगे, क्यों लड़कों और लड़कियों को एक अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए, अलग एक सा पढ़ाया जा सकता है। यूनिवर्सल और स्टेट सपोर्टेड स्कूलिंग की बात कर रही हैं। फैमिली एज अ साइट ऑफ एजुकेशन, वो कह रही हैं कि एजुकेटेड वुमेन मेक मोर रेशनल मदर्स, जो शिक्षित महिला होगी वो तार्किक माँ भी बनेगी, और वो अपनी बालिकाओं को, लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। फाउंडेशन फॉर फेमिनिस्ट पेडागोजी, later movements for women's access to schools and universities and modern gender responsive pedagogy traced directly to her arguments। ठीक है, इन्हीं के आर्ग्यूमेंट से ये फेमिनिज्म, ये फेमिनिस्ट पेडागोजी, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातें शुरू होती हैं। एंड कन्फ्रंटिंग रूसो, सूफी रूसो की ईमेल में जो उनका इन्फ्लुएंशियल ट्रिटाइज था जीन जैक्स रूसो का, उसमें उन्होंने सोफी को जो बनाया था एक आइडियल वुमेन बनाया था, कि वो शुड बी एजुकेटेड तो है, लेकिन वो सिर्फ प्लीज कर रही है, ओबे कर रही है और कंफर्ट दे रही है मेन को। हर रीजन शुड बी कल्टिवेटेड जस्ट एनफ टू सर्व डोमेस्टिक लाइफ। उसको उतना ही तर्क दिया गया है कि वो एक घरेलू जिंदगी को अच्छी तरह से जी सके, इंडिपेंडेंट जजमेंट की बात नहीं है। दिस मॉडल shaped elite European ideas of proper female upbringing for a generation। और सदियों तक, मतलब दशकों तक, पीढ़ियों तक यही एक यूरोपियन आइडिया रहा कि लड़कियों को कैसा होना चाहिए। फिर वोल्स्टन क्राफ्ट इसका रिब्यूट कर रही है। वोल्स्टन क्राफ्ट डायरेक्टली अटैक दिस विजन, कॉलिंग इट डिजाइन टू कीप वुमेन एल्यूरिंग मिस्ट्रेसेस। बस उनको खूबसूरत, मतलब खुश करने वाली महिला के रूप में नहीं बनाना है, बल्कि रादर देन रीजनिंग कंपेनियंस, बल्कि वो ऐसी साथी बने जो तर्क कर सके। शी आर्ग्यूड रूसो मिस टू द इफेक्ट्स ऑफ
बैड एजुकेशन फॉर द डिक्टेट्स ऑफ नेचर. उन्होंने कहा इफ women seemed frivolous, she argued it was because society trained them to be the fault lay in education, not in essence. इस तरीके की बातें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने की. तो इस तरह से उनकी बिब्लियोग्राफी देख लीजिए. 1787 में वो लिख रही हैं थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स. 90 में लिख रही हैं अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन. 96 में लिख रही हैं लेटर्स रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क. 88 में वो मैरी अ फिक्शन लिख रही हैं, है ना. फिर 1792 में आई विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन. अच्छा, एक बार राइट्स ऑफ मेन है, एक बार राइट्स ऑफ विमेन है. और 1798 में मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ विमेन, अनफिनिश्ड नोवेल पब्लिश्ड पोस्टुमसली बाय गुडविन ऑन मैरिज एंड इनजस्टिस. मैरिज और इनजस्टिस पे भी लिखा, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ये पब्लिश हुआ. तो ये सब उनके काम हैं. पर्सनल लाइफ एंड फाइनल ईयर्स देखें तो लव एंड इंडिपेंडेंस, है ना. Life was as unconventional as her writing. A passionate, difficult affair with the American businessman Gilbert Imlay produced her first daughter Fanny outside marriage and 2 suicide attempts after he abandoned her. मतलब आप देख सकते हैं कि उनकी मतलब जो लिख रही हैं और उससे उनकी जो वास्तविक स्थिति पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब्ड थी और उसके बावजूद ही वो ये सब लिख रही हैं. मैरिज टू विलियम गुडविन, फिर बाद में वो मैरी करती हैं फिलोसोफर विलियम गुडविन से. अ रेयर मैरिज ऑफ इंटेलेक्चुअल इक्वल्स, सच ईच कीपिंग सेपरेट लॉजिंग्स टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस. तो ये उनका जीवन काल है. दैट डॉटर मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट गुडविन लेटर बिकेम मैरी शेली, author of Frankenstein and heir to her mother's fierce independence of mind. Dies of complications from childbirth just 10 days after giving birth to a daughter, also now named Mary. मतलब अपना उनका नाम भी मैरी था, अपनी बच्ची का नाम भी उन्होंने मैरी रखा. और वो उसका नाम, चूंकि गुडविन से इन्होंने शादी की तो उसका नाम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट गॉडविन हो गया. बाद में मैरी शेली उसने अपना नाम रख लिया और उसने भी किताब लिखी फ्रैंकेनस्टीन. और अपनी माँ की जो मतलब उसको उत्तराधिकार में मिला था उसको आगे बढ़ाया कि कैसे माइंड को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए. तो लीगेसी फ्रॉम स्कैंडल टू फाउंडेशनल थिंकर है. आफ्टर गोडविन published a candid memoir revealing her affairs and suicide attempts, Wollstonecraft's reputation was attacked for a century. Only in the 20th century did she come to be recognized as a founding voice of feminist philosophy. मतलब बहुत सालों तक इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, बाद में इनके काम को रिकॉग्निशन मिलता है. तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आप कह सकते हैं कि इनसे निकल रहा है. विमेन के एजुकेशन की मूवमेंट्स की ये बात कर रही हैं, मॉडर्न फेमिनिस्ट फिलोसफी की बात कर रही हैं और एजुकेशनल थ्योरी की भी बात कर रही हैं, जिसमें वो इक्विटी की बात कर रही है, समानता की बात कर रही है, समता की बात कर रही हैं. तो इन हर ओन वर्ड्स, आई डू नॉट विश विमेन टू हैव पावर ओवर मेन बट ओवर देमसेल्व्स. वो कह रही हैं कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि औरतें जो है पुरुषों पर शक्ति जमाएं, अपने ऊपर वो बस पावर रखें. Taught from infancy that beauty is women's capture, the mind shapes itself to the body and it is justice not charity that is wanting in the world. वो कह रही है हमें कोई चैरिटी नहीं चाहिए, ये न्याय है और हमको संसार में मिलना चाहिए कि हमें भी इक्वल शिक्षा दीक्षा मिले और हम भी तार्किक मनुष्य बन सकें. Why she still matters, आज भी क्यों वो मैटर कर रही है. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट insisted that minds have no sex, that girls and boys given the same rigorous education would develop the same capacity for reason and virtue. More than 2 centuries later, her argument still underwrites the case for educational equity worldwide. आज भी उनका जो कथन है वो शैक्षिक समता के लिए विश्व भर में माना जा रहा है. ओके, सो सच इंपॉर्टेंट फिगर शी वॉज. तो आपके कोर्स में है, जानिए कि कैसे कैसे लोग हो गए हैं, हमें क्या क्या बता के गए और आज तक भी हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो चूंकि मेरा इस पर एक वीडियो पहले से था तो मैं थोड़ा सा स्पीडी रही. मेरे पास थोड़ा सा टाइम की भी क्राइसिस है इस वक्त. तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आप अच्छे से जान लीजिए. इस पर कोई प्रश्न आए तो आप लिखिए, पूछिए. इस पर तो कोई रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.